नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग वीडियोज को सब में शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। सारी वीडियोज फ्री हैं, हम आपके लिए फ्री में कुछ कर रहे हैं, तो आप सब लोग क्या करें कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा पर्पज हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट सीख सकें। सीखना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन सीरीज हम लेके आ रहे हैं। बिना क्वेश्चन के आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, तो क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। सब एमसीक्यू टाइप है के क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम एग्जाम में आए हुए हैं। प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपके लिए भी बहुत बेटर होगा। तो क्वेश्चंस का एक शॉर्ट कलेक्शन है, कम क्वेश्चंस होंगे, कम समय में होंगे और आप सब लोग इसको ध्यान से देखें। ठीक है, देखने के बाद मैक्सिमम लोगों में शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप और भी कंटेंट हमसे चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और भी किसी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन के 3 सीरीज हो चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आज की, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिकल एरिया, किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिकल एरिया। कोई एक इलिप्स है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये दूरी आपकी, ये दूरी x हो, केवल ये दूरी x हो और ये दूरी y हो, ये दूरी x हो और ये दूरी क्या हो? y। ध्यान रखिए, पूरी दूरी 2x हो जाएगा, पूरी दूरी क्या हो जाएगा? 2y। तो अगर ये दूरी x हो और ये दूरी y हो तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता π/4 तो रहेगा ही रहेगा, xy क्यूब, π/4 xy क्यूब। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/4 y एक्स क्यूब। तो जो पैरेलल है वो एक बार ही रहेगा और जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है वो 3 बार रहेगा। तो जो पैरेलल है, इसके अबाउट पैरेलल कौन सी डायमेंशन है? एक्स। परपेंडिकुलर कौन सी डायमेंशन है? वाई। तो π/4 xy क्यूब। इसके अबाउट क्या हो गया? π/4 y, इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर कौन है? x, तो y x क्यूब। और अगर इसका पोलर की बात करें तो पोलर इन दोनों का एडिशन होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिकल एरिया हैविंग मेजर एंड माइनर डायमीटर्स दिया है, माइनर डायमीटर्स। तो अगर ये डायमीटर्स दिए तो ध्यान रखिएगा, ये सेमी मेजर होता है और ये सेमी माइनर होता है। ये सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस होता है। तो एक्स वाई आपका खैर सेमी ही लिखा होना चाहिए था, सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस अबाउट द मेजर एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मेजर एक्सिस। अब मेजर हम ध्यान रखिए, मेजर कौन है? मेजर एक्स है। तो x के अबाउट, तो x एक ही बार रहेगा, y 3 बार रहेगा, π/4 xy क्यूब। तो यहां पे ध्यान रखिए π/4 xy क्यूब, ये गलत है। खैर यहां π/4 का दिए तो यही सही है, और किस कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, गलत ऑप्शन था इसलिए हम इसको करा रहे थे। तो ध्यान रखिए π/4 y x क्यूब ये होगा माइनर एक्सिस के अबाउट, ये क्या होगा? माइनर। और ये क्या होगा? मेजर, बशर्ते क्या होना चाहिए? π/4 xy क्यूब। और ये xy आपके पूरे डायमीटर्स नहीं है, सेमी है। xy क्या है? सेमी मेजर एंड माइनर डायमीटर्स है, आधे हैं, आधे। ध्यान समझ में आ रहा है? ऐसे हमने ए और बी करके आपको थ्योरी लेक्चर में कराया है। ये ए है, ये बी है, पूरा क्या है? 2a होगा, पूरा क्या? 2b होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको हमने कराया। फिर से देख लीजिए, इसके अबाउट π/4 xy क्यूब, इसके अबाउट π/4 yx क्यूब और इसके अबाउट इन दोनों का योगफल। इन दोनों का योगफल आप देखेंगे तो π/4 xy कॉमन ले लेंगे, x² प्लस y²। तो इस z एक्सिस के पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो π/4 xy x² प्लस y², पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कॉपी कर लीजिए सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अगला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन स्फेरिकल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप सब लोग बहुत ध्यान नहीं देते।
थिन स्फेरिकल सेल है भाई, सेल है। कॉस्को का बॉल अगर आप देखोगे, जो बॉल है वो गोला तो है पर पूरा भरतू नहीं है, पूरा सॉलिड नहीं है भाई, एक सेल है, कैविटी अंदर बनी हुई। तो अगर सेल है तो सेल के केस में स्फेरिकल सेल है, ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल सेल है, कॉर्क का बॉल नहीं है, कॉस्को वाला अंदर हॉलो है। तो इसका होता है 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट होगा 2/, जो डायगोनल एक्सिस होगा, डायमेट्रल एक्सिस के तो 2/3 mr स्क्वायर। यही अगर आपका सॉलिड स्फीयर होता है, यही आपका क्या होता है, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 mr स्क्वायर, और सेल के केस में 2/3 mr स्क्वायर। सेल के केस में क्या होगा, 2/3 mr स्क्वायर। तो सेल का पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यही से हॉलो कोन और सॉलिड कोन की बात होती है। सॉलिड कोन में h/4 डिस्टेंस पर होता है, हॉलो कोन में h/3 डिस्टेंस पर होता है सेंट्रॉइड। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ी सी डाउट्स के लिए। तो 2/4 इसको नहीं लगाना, 2/5 नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। क्या लगाना, 2/3 mr स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मस्ट लाई समवेयर इनसाइड द बॉडी। तो क्या बॉडी के इनसाइड ही होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, ऐसा जरूरी नहीं है। मस्ट लाई, तो ऐसे रिंग होगा तो सेंटर पर होगा, नहीं, तो मस्ट लाई ऐसा आवश्यक नहीं है भाई कि सेंटर ऑफ मास आपके बॉडी पर ही हो। मस्ट लाई ऑन द समवेयर इनसाइड द बॉडी, तो ये गलत है। इज लोकेटेड एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी, हाँ ये बात सही होगी जब आपका यूनिफॉर्म थिकनेस और होमोजीनियस मटेरियल का हो। तो सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड क्या होंगे, सेम होंगे। ज्योमेट्रिक सेंटर मींस क्या है, सेंट्रॉइड। ज्योमेट्रिक सेंटर मींस क्या होगा, सेंट्रॉइड। आगे, लाइज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी, लाइज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी प्रोवाइडेड इट इज यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो ये मोस्ट एक्यूरेट हो गया क्योंकि इसमें प्रोवाइडेड है पहले से ही, प्रोवाइडेड इट इज यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि इसमें डेंसिटी मेंशन नहीं किया हुआ था, इसमें डेंसिटी भी मेंशन किया हुआ है। तो लाइज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, बहुत सही बात है, ऑफ द बॉडी। प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड हो, इट इज यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगला क्या है, इस सिनोनिमस, तो ये क्या सिनोनिम्स होता है भैया, पर्यायवाची होता है क्या। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग टर्म्स हैं। इसको आप अपने थ्योरी लेक्चर में देख सकते हैं। खैर यहाँ पे ये बात कौन सही हुई, सी पार्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है पर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस का उतना ही आसान लगेगा और चीजें याद भी होती रहेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज बदलते रहते हैं तो लैंग्वेज को भी समझना बहुत जरूरी है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के केस में हमें याद है कि सर ट्राइंगल केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके क्या होता है, मीडियंस का, जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। माध्यिकाओं का क्या होता है, कटान बिंदु होता है। माध्यिकाएं क्या होती हैं, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन। शीर्ष जो अपेक्स है उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन है, उनके मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वही माध्यिका है। तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु, इसमें अगर यहाँ से बेस से पूछा है तो ये h/3 दूरी पर होता है, और ये बाकी बचा दूरी क्या होता है, 2h/3 होता है। बात समझे। तो आगे अब पढ़ते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। तो डायगोनल टर्म यहाँ पर ट्रायंगल में डिफाइंड ही नहीं है। एल्टीट्यूड हाइट की उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, एल्टीट्यूड का हाइट, एल्टीट्यूड मींस हाइट होता है, ठीक है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, एंगल्स के आइए आधे आधे नहीं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल नहीं, क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल नहीं, मीडियंस। वो अलग बात है कि कभी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ही, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज हो, ये आपका क्या हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो उस केस में मीडियन ही बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स होगा। पर दोनों चीजें अलग अलग बातें, दोनों अलग अलग बातें। तो मीडियंस के कटान बिंदु ही, जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस होता है, वही क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल। याद रहेगा ना। आइए, फॉर अ सॉलिड, सॉलिड कोन, तुरंत दिमाग घूम गया, h/4 ठीक है। फॉर अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट h, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉलिड कोन है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट h है, तो कितनी दूरी पर होगा, h/4 दूरी पर। ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस अबव द बेस, अबव द बेस, ध्यान रखिए, फ्रॉम द अपेक्स पूछा है 3h/4 होगा। अगर फ्रॉम द अपेक्स पूछा है तो क्या होगा, 3h/4, लेकिन अबव द बेस, बेस यही होगा,
तो अबव द बेस क्या होगा h/4। सॉलिड है तो सॉलिड कोन के केस में h/4, अगर यही हॉलो कोन होता जो कि टोपी होती है बर्थडे वाली, तो उस केस में h/3 होता। ठीक है, याद रहेगा ना सबको। आगे बढ़ते हैं। द पोजीशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, पोजीशन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर मतलब ऐसे सॉलिड हो, भरा हुआ हो, और हेमिस्फेयर हो। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर है ना, कटोरी है, आधी कटोरी है, भरी हुई है पूरी। तो सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता भी होगा और हमने कराया है, याद भी दिलाया। तो बेस से क्या होता है 3r/8 दूरी पर होता है। बेस से कितनी दूरी पर होता है 3r/8 दूरी पर, बेस से 3r/8 दूरी पर। ये होगा सॉलिड के केस में बेस से 3r/8। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बना बना के करिए। सॉलिड है, सॉलिड के केस में 3r/8। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि खुरबी में गलत भी दिया हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं भी आता तो हम लोग इसको 2 ट्रायंगल पार्ट में ब्रेक करके और 1 रेक्टेंगल पार्ट में, 3 पार्ट में करके तब भी निकाल सकते, पर पहले से याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप याद रखते तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग रिफर द फिगर, फिगर को देख लिया। हाँ, ट्रेपेजियम है भैया, ये क्या है ट्रेपेजियम है। तो ध्यान रखिए कहां से पूछा गया है, कहां से पूछा गया है ए से, कहां से पूछा गया है ए से। अब ट्रेपेजियम है तो 2 समांतर भुजाएं होंगी, बराबर नहीं होंगी। 2 समांतर क्या होंगी, अलग अलग। समांतर तो है पर अलग अलग डायमेंशंस की भुजाएं होंगी। तो 2 पैरेलल आमने सामने की भुजाएं होंगी और वो अलग अलग डायमेंशन की होंगी, और 2 अन्य भुजाएं होंगी। तो एक चतुर्भुज का एक प्रकार है। इस केस में एक पैरेलल भुजा का डायमेंशन ए है और एक पैरेलल भुजा का डायमेंशन बी है। भाई 2 पैरेलल हैं, एक पैरेलल का डायमेंशन ए है और एक पैरेलल का डायमेंशन बी है, और दोनों के बीच की हाइट जो है वो h है। दोनों के बीच की हाइट जो है वो क्या है h है। शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो h है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है h है। तो ये ट्रेपेजियम कहां से नापा जा रहा है a से। तो ध्यान रखिए जब a से नापा जाएगा तो h/3 जिससे नापा जाएगा वो एक ही बार रहेगा, जिससे नापा जाएगा। कौन सा, अब मान ली b से नापा जाता तो b एक ही बार रहता है। खैर a से नापा गया तो a से, ये छोटा बड़ा नहीं देखना, समांतर भुजाएं होंगी। दोनों समांतर भुजाएं ए बी कुछ दिया है, बीच की हाइट h है तो h/3 तो लिख ही देना है, और 2 जिससे नापा जाएगा उसको एक एक बार, और ऊपर जो बचा है उसको 2 बार और नीचे 1 बार। a+2b/a+b। तो ध्यान रखिए जो आपकी जिससे नापी गई है दूरी वो 1 बार, जिससे नापी गई है वो 1 बार ऊपर नीचे लिख दिए, और जो दूसरी बची पैरेलल है वो ऊपर 2 बार और नीचे 1 बार। तो a+2b/ ये दूरी होगा, ये दूरी होगा a+2b/a+b। h/3 रहेगा ही, तो h/3 a+2b/a+b। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब ये भी सही हो सकता था जब b से नापा जाता, जब b से नापते तो ये पैरेलल जिससे नापा जाता वो 1 बार, जिससे नापा जाता वो 1 बार, और दूसरा 2 बार और 1 बार। तो ये ऊपर से नापोगे ये आएगा, नीचे से नापोगे ये आएगा, तो नीचे से ही नापा गया है तो ये आंसर हो गया। याद रखिएगा, ये नहीं कि बड़ी वाली छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं, जिससे नापा गया है वो 1 बार, जिससे नापा गया है वो 1 बार, और जो दूसरी वाली भुजा है वो 2 बार ऊपर और 1 बार नीचे। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बना के कर लीजिएगा प्रैक्टिस। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। इफ अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 2 मासेस m1 एंड m2, 2 मास हैं, एक m1 है और एक क्या है m2 है। इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 2 मासेस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 2 मासेस m1 m2 इज l। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है l।
दो मास सिस्टम M1 और M2 दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस क्या है? L। ये पहली लाइन ने हमें बताया। अगला, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट सिस्टम। देखिए इसका मास M1 यहां पर था, इसका M2 था। इस कंपोजिट सिस्टम, अब तो दो लोग हैं ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां पर होगा? नहीं सर, यहां पर होगा नहीं, कहीं इन दोनों के बीच में होगा। कहीं इन दोनों के क्या होगा? बीच में होगा। तो कहां होगा ये क्वेश्चन है, कहां होगा ये क्वेश्चन। तो क्या द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट सिस्टम ये है फ्रॉम कहां से? M1 से। कहां से पूछा गया है? M1 से। हमें x चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अगर M2 से बात कर दे तो L माइनस एक्स हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा, पलटी मार देगा। लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए? M1 से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो हम अपने हिसाब से इसको ऐसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लिए, मतलब एक्सिस मान लिए। ये एक्स वाई हमने क्या मान ली? एक्सिस। अब बताइए जो M1 मास का x1 होगा वो क्या होगा? 0। और M2 मास का x2 जो होगा वो कहां पर होगा? L पर होगा। भाई तभी तो कंपोजिट सिस्टम का निकाल पाओगे। कंपोजिट सिस्टम का x बार क्या होगा? M1 x1 प्लस M2 x2 अपान M1 प्लस M2। अब हम इसी को ओरिजिन क्यों माने? भाई यहीं पर आपने रेफरेंस क्यों माना? क्योंकि आपसे पूछा भी इसी से पूछा गया है। पूछा गया कि M1 मास से कितना दूर होगा, M1 मास से कितना दूर होगा, तो हम इसी को ओरिजिन मान लिए। M1 के लिए सेंटर x1 0, M2 के लिए x2 क्या हो गया? L। तो x बार क्या होगा? x बार ही पूछा गया, x बार जो कि x है, x बार क्या है? x है। तो x इक्वल टू M1 की जगह तो M1 रखेंगे, x1 की जगह क्या रखेंगे? 0। x1 की जगह क्या रखेंगे? 0। और M2 ऐसे रखेंगे, x2 की जगह क्या लिखेंगे? L। x2 की जगह क्या होगा? L अपान M1 प्लस M2। तो अब बताइए कितना दूर होगा ये कितना दूर होगा? M2 L अपान M1 प्लस M2। तो ध्यान रखिए L अपान M1 प्लस M2 रहेगा। अगर यहां से निकालते तो यह M2 की जगह M1 L अपान M1 प्लस M2 होता। तो खैर यहां से M1 से पूछा गया तो क्या होगा? M2 L अपान M1 प्लस M2। सॉल्व कर लिए होंगे, समझदारी आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कभी कभी M1 M2 का मान दिया रहेगा 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम, तो यहां से M1 से जो दूरी होगी वो M2 L अपान M1 प्लस M2, मतलब दूसरा मास ऊपर रहेगा और L अपान M1 प्लस M2। अगर यहां से पूछा जाता ये दूरी पूछी जाती तो M1 L अपान M1 प्लस M2, M1 L अपान M1 प्लस M2, याद रहेगा ना। तो आगे हम सब लोग फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ये समझदारी वाली क्वेश्चंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आप समझ नहीं पाए तो नहीं कर पाओगे। तो अब देखते हैं, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट कितना दिया है? राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, इसका हाइट कितना दिया है देख लीजिए, ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, और इसका वेट कितना है? एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट क्या है? 20 सेंटीमीटर, और इसका वेट कितना है? W1 मान लो, और W1 यहां पे दिया हुआ है 1000 न्यूटन। क्वेश्चन, एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन के बारे में डिस्कस हमने थ्योरी में किया है तो कोई बात नहीं, हम फिर नहीं करने वाले। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ 20 सेंटीमीटर हाइट क्या है? वेट 1000 न्यूटन। कोई बात नहीं, सब हम कर लिए। हाइट 20 सेंटीमीटर है, वेट 1000 न्यूटन। अब इसी में अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका पूछे तो ये भी बता सकते हैं सर h/4 दूरी पर होगा, और h/4 20/4 करोगे तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। सॉलिड है भाई, सॉलिड है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ 20 सेंटीमीटर हाइट, वेट इतना। आ कोन ऑफ 8 सेंटीमीटर, इसी के ऊपर जो 8 सेंटीमीटर ऐसे, अरे भाई इतनी दूर 8 सेंटीमीटर कोई है?
a cone of 8 सेंटीमीटर हाइट, 8 सेंटीमीटर हाइट एंड वेट क्या है इसका वेट, इतने का वेट क्या है 64 न्यूटन, 64 न्यूटन वेट, इतने का वेट क्या है 64 न्यूटन इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। तो एक कोई कोन था, इसके टॉप से 8 सेंटीमीटर हम काट दिए भाई, हटा दिए। अब क्या होता, अब बचा कितना, अब ऐसे तो बचेगा, अब ऐसे ही तो बचेगा ये फाइनल। काटने के बाद हमने ऊपर का इतना पोर्शन काट के निकाल दिया तो बचा ये, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्रस्टम, अब ये इसको हम कोनिकल फ्रस्टम कहेंगे, कोनिकल फ्रस्टम, ठीक है, कोनिकल फ्रस्टम। तो ये कोनिकल फ्रस्टम है आपके पास, यहां भी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही होगा, ठीक है। फ्रॉम द बेस इज अप्रोक्सीमेटली, तो अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बेस से कितना दूर होगा, यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्या है क्वेश्चन है। तो फिर से ध्यान दीजिए, एक आपकी 20 सेंटीमीटर हाइट का 1000 न्यूटन का एक कोन था, आपने इसमें 8 सेंटीमीटर ऊपर से छपक दिया, चाकू लेके से गए, अरे सरसों का फूल तोड़ दिए, वैसे ये भी ऐसे इतना छपक दिए, केक था ऐसे इतना काट के निकाल लाए 8 सेंटीमीटर, ये चला गया गुटका अलग। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस जो बचा हुआ सिस्टम है इसका कहां पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कोई बात नहीं भाई, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर हम पूछे W1, देखिए क्या होगा, इसका क्या होगा, अगर ये पूरा मान ले और उसमें से इतना हटा दें, मान क्या ले था ही यही, तो y बार जो होगा वो क्या होगा W1 y1 माइनस W2 y2, माइनस क्यों भाई, माइनस क्यों, क्योंकि हटाया गया है, तो माइनस W2 y2, क्लियर हो गया। अब W1 तो मालूम है कितना है 1000 न्यूटन, सेंटर पर यहीं बैठ के सारा नापा झोंका यहीं से होगा, सारा नापा जो, तो इसका y1 क्या था, y1 क्या था h/4, 20 बटे क्या 20 बटे 4, जो क्या आया था 5 सेंटीमीटर, ये तो हो गया। W2 आपको दिया ही है कि 64 न्यूटन का है, जो निकाल के लाए हैं वो 64 न्यूटन, और y2 जो होगा, अब बताइए ये भी तो एक कोण है, ये भी तो एक कोण है, तो इसका जो छोटे का सेंट्रॉइड होगा वो भी h/4 दूरी पर, तो h/4 इसका हाइट 8 है, तो ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर होगा कि नहीं, कहां से, यहां से, ये यहां से 2 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, यहां से, तो यहां से 2 सेंटीमीटर, यहां से, तो अब आपको ये 2 सेंटीमीटर दिख भी रहा होगा। अब बताइए 20 था तो ये 12 होगा, ये इतनी दूरी 12 और 2 और जाएंगे तो कुल मिला के कितना होगा 14 सेंटीमीटर। भाई 2 और क्यों गए, क्योंकि 8/4 किए तो 2 ही आया, तो y2 कितना होगा 14 सेंटीमीटर। कैसे 14, भाई ये 12 था उसमें 2 और चले गए, क्योंकि 20 में से 8 गया 12, 20 - 8 = 12, 12 + 2 = 14, देन y2 = 14, you know y1 and w1 and y1, w2 and y2, then we can calculate y। तो y आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, मान रख दो आंसर लो, मान रख दो आंसर लो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बड़ा सा कोण था, ऊपर का कोण हटा दिया गया, तो भैया बड़े से कोण का 5 सेंटीमीटर दूरी पर था और जो हटाया गया उसका 12 + 2 14 सेंटीमीटर था, माइनस कर देंगे और कोई बात नहीं है। तो अब हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, अगला, अब आपको y निकालना है, क्या निकालना है y, तो y निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब आता ही है। तो y = W1 मतलब 1000 और y1 क्या 5 माइनस 64 गुणे क्या 14 और बट्टे क्या करेंगे 1000 माइनस 64, इतना सेंटीमीटर, इतना क्या होगा सेंटीमीटर। तो 1000 गुणे 5 5000 हो जाएगा, 64 गुणे 14 कर लोगे और ये होगा 836, 936,
936। तो y बार जो आएगा, y मतलब जो आएगा ये 5000 और यहाँ पे नीचे 936 माइनस 14 चौक की 56 और 5 14 छक 84 और 5 89। बात सही, 14 चौक की 56 5 आएगा, 14 छक 84 और 5 89, तो इतना हो गया, इतना सेंटीमीटर। तो 5000 में से 896 घटाओगे तो ये आएगा 896 घटाओ तो 4104 बटे 936 सेंटीमीटर। तो 5 तो जाएगा नहीं, ये लगभग 4.25 आएगा, 4.25। 9 चौक 36 4 बार तो जाएगा ही, तो 4.25। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन अपने से भी थोड़ा करें जिससे प्रैक्टिस भी बढ़े। तो इसको आप लोग बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्क रखिएगा, समझदारी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर प्लेट हुज क्रॉस सेक्शन इज 8 सेंटीमीटर क्रॉस 6 सेंटीमीटर। तो कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है 8 सेंटीमीटर और इधर क्या है 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर प्लेट हुज क्रॉस सेक्शन इज 8 क्रॉस 6। अब इसका सेंट्रॉइड हमें पता है, इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा, इसका सेंट्रॉइड इनके डायगोनल्स के कटान बिंदु पर होगा। अगर हम यहां से, खैर छोड़िए इसको, अभी कुछ नहीं करते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर प्लेट हुज क्रॉस सेक्शन इज 8 क्रॉस 6 सेंटीमीटर, सर्कुलर डिस्क ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज रिमूव्ड। सर्कुलर, इससे हम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया रिमूव्ड कर दिए। इससे हमने क्या कर दिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो एक कोई सर्किल, कहीं से भी सर्किल जो है, जो सर्किल इससे रिमूव करके लाएंगे, काट पीट के लाएंगे, वो क्या करेंगे, उसका एरिया हमें मालूम है। उसका एरिया कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से अब इसका एरिया अगर हम बात करें तो 8 छक्का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का एक डिस्क हटाएंगे। कहां से हटाएंगे पता नहीं, देखेंगे। सर्कुलर डिस्क ऑफ 3 सेंटीमीटर एरिया इज रिमूव्ड इफ द सेंटर ऑफ रिमाइंडर इज, जो अब जैसे ऐसे में यहां सेंटर था, ऐसे में यहां पर सेंटर था, इफ द सेंटर ऑफ रिमाइंडर इज 1 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। अब जब आप यहां से कोई एक डिस्क को हटाए, कोई भी हटाए, तो इसका सेंटर ऐसे मैच था, ये सेंटर था। तो जब इतना मटेरियल हटाए, तो पहले तो यहां पर था, पहले सेंट्रॉइड यहां पर था जब पूरा भरा हुआ था। अब इससे कुछ दूर इधर की तरफ हो जाएगा, ये पहले CG था और अब ये CG डैश हो गया। अच्छा, उधर क्यों चला गया, क्योंकि इतना मटेरियल अगर गायब हो गया है तो भारी साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो हैवी साइड है उसी तरफ क्या था, शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिमाइंडर, मतलब बचे हुए का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिमाइंडर बचा हुआ जो है इज 1 mm, इज क्या दिया है 1 mm, खैर 1 सेंटीमीटर ही सारी चीजें रखनी चाहिए थी, तो 1 सेंटीमीटर, mm नहीं होनी चाहिए, सेंटीमीटर ही मार्क रखिए, 1 mm तो बहुत कम हो गया, ठीक है। इज 1 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट, इसके सेंटर से ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, अब नया वाला, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, तो सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट से सेंटर ऑफ डिस्क आपसे पूछा गया। कौन सी दूरी पूछी गई, यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट से सेंटर ऑफ डिस्क आपसे पूछा गया। सेंटर ऑफ डिस्क आपसे क्या है पूछा गया। ये 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया, तो ये आपसे क्या किया गया, पूछा गया क्वेश्चन। बात समझ में आ गई ना। तो अब कुछ नहीं करना है भाई, ये इसी को ओरिजिन मान के सारे एनालिसिस, ये ओरिजिन है, यहीं से नापा जोखा करेंगे, यहीं से क्या करेंगे नापा जोखा, तो ये ओरिजिन है।
अब अगर फुल होता तो फुल का एरिया कितना होता, फुल एक पूरा फुल, तो फुल का एरिया कितना होता 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका कोऑर्डिनेट जो होता वो क्या होता 0। अगर ये फुल होता तो सेंटर यही होता ना, और सेंटर यही होता तो कोऑर्डिनेट क्या होता 0। अगर हमने A2 हटाया, A2 कितना हटाया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसका कोऑर्डिनेट कितना दूर था, उसका कोऑर्डिनेट कुछ जो x1, ये x1, x2 जो था वो x था, x2 जो था वो क्या था x था, इधर की तरफ हमने मान लीजिए पॉजिटिव मान रखा, x2 जो था वो क्या है x। अब यहां पर जो नेट आपका सेंट्रॉयड आया है x बार, वो क्या होगा -1 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये आपका क्या है गिवन है कि जो बचे हुए सिस्टम का सेंट्रॉयड है वो इससे 1 सेंटीमीटर दूर है। अब इधर अगर पॉजिटिव मान लिए तो उधर, अब उधर ही क्यों होगा भाई, उधर इसलिए होगा क्योंकि हैवी साइड वही है, तो -1 सेंटीमीटर वो गिवन है, x निकालना है आपको, क्या निकालना है x। तो वही बात फिर कर दीजिए, फिर वही बातें आप कर दीजिए, क्या करना है आपको, क्या आपको करना है, फिर से आप सब लोग जाइए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो अब आप x बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अरे सर बहुत आसान फॉर्मूला होता है, x बार क्या होता है a1 x1 माइनस a2 x2। क्यों भाई माइनस, क्योंकि ये हटाया गया है, ये मटेरियल हटाया गया और यहां आएगा a1 माइनस a2। x बार मालूम है हाँ 1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, a1 मालूम है हाँ 48 और x1 0, माइनस a2 मालूम है हाँ 3, x2 मालूम क्या है x, x2 क्या है x, और यहां क्या होगा 48 माइनस 3, 48 माइनस 3, क्लियर हो गया ना। तो ये कितना आ गया x इक्वल टू क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। अच्छा अगर वो 1 mm है तो 0.1 यहां आएगा, सॉरी 1 mm सही था, हम अपने से ये समझ लेते, तो 1 mm है ये, 1 mm ये ओके है, 1 mm ये सही है, तो 1 mm दूरी, ये 1 mm है, ठीक है 1 mm है तो 0.1 आएगा, तो ये 1.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि एक सर्किल हटा लेने पर ये 0.1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है, 0.1 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिए 0.1, वो सही दिया था, क्वेश्चन सही था, 0.1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। तो उस केस में आप यही तो करेंगे कि -0.1 और 48 माइनस 3, तो 48 का क्या होगा 45 और 4.5 3 से डिवाइड करोगे तो 1.5 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया आंसर 1.5। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप सब लोगों ने इसको किया होगा। ध्यान से आप फिर से देख लीजिए, पूरा एक था, इतना हटाने पर 0.1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है, तो इसका सेंटर से एक दूरी क्या होगा, यही पूछा गया था, उसको हमने आसानी से कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आप इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आसान भी आते हैं ऐसा नहीं है, तो आसान भी करिए। अ बॉडी ऑफ मास m, किसी एक बॉडी का मास, टोटल मास m है, इज एलिमेंटल पोर्शन ऑफ m1 m2। तो इस एक कोई बॉडी है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है, इसके एलिमेंटल पोर्शन m1 m2 ऐसे m3 सब मिला के m है, सब मिला के क्या है m है। तो a body of mass m consist of elemental portion of m1 m2 and so on, जितने these masses lies at a distance x1, इसके masses जो है वो x1, ऐसे क्या है x2, ऐसे क्या है x3, these masses lies at a distance x1 x2 x3 from fixed straight line, fixed straight line, from कहां से fixed straight line। The moment of inertia of body about that axis, इसी एक्सिस के about moment of inertia, तो इसी एक्सिस के about moment of inertia क्या होगा, क्या होगा m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर, डबल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डबल मूवमेंट ऑफ मास एंड सो ऑन।
तो इसी को आप सिग्मा लिख देते हैं, सिग्मा m x स्क्वायर। सिग्मा का मतलब कि m1 x1 ऐसे जुड़ता जाएगा, पाई लिख देते तो गुणनफल होता। पाई नोटेशन, ये मैथमेटिकल नोटेशन है, तो सिग्मा आपके एडिशन को बताता है कि m1 x1 स्क्वायर m2 x2। तो ये आपका कुछ भी वेरी कर सकता है कि i इक्वल टू ये mi xi भी लिख सकते हैं, mi xi, i इक्वल टू 1 टू जितने भी हूं 1 टू n। तो ये क्या होगा, i इक्वल टू 1 टू n mi xi स्क्वायर। खैर सिंपल भाषा में तो i इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा m x स्क्वायर, सिग्मा m x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। तो ये कोई टर्म नहीं है, ये तो सिर्फ मूवमेंट ऑफ मास होगा। ये क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मास। केवल एक बार गुणा करने से मूवमेंट ऑफ मास, दो बार गुणा करने से क्या आएगा, डबल मूवमेंट ऑफ मास, और वही मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कोई टर्म नहीं यहां से। और ये क्या आएगा, ये ऐसा कोई m स्क्वायर ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो खैर ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इसरो में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, पर वो रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में पूछ लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क रखिएगा, बहुत समझदारी डेवलप करिए यार। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट किस पर डिपेंड नहीं करता, वही सही है। ऐसे क्वेश्चन रेडियस ऑफ जायरेशन का आया था, उसका भी कराए थे हमने, आपको इसरो में सॉल्व कराया। इसरो के तीनों पार्ट देखिए, बहुत ही शानदार है। सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो गए हैं। ठीक है, तो खैर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट किस पर नहीं, तो भाई शेप पर। अगर ऐसे ट्रायंगल के बजाय सर्किल हो जाए, सर्किल के बजाय गोला हो जाए, स्फीयर हो जाए, इलिप्स हो जाए, तो क्या इस शेप का अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा? क्या होगा भाई, शेप पर डिपेंड करता है। वही मास किस शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर वो डिपेंड करता है, तो इस पे डिपेंड करता है। और पूछा गया किस पर नहीं करता। अगला, मास ऑफ द बॉडी, तो क्या मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड नहीं करेगा? मास पर डिपेंड करेगा। ज्यादा मास होगा तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, खैर कम मास में भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो सकता है। तो मास और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तो मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी, तो उसी बॉडी के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, भाई लोग एक्सिस ऑफ, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो हर समय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होगा, अलग अलग। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है, इन सब पर डिपेंड करता है, इन सब पर डिपेंड करता है। एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड कर, अरे नहीं घूमेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा क्या? किसी भी एक्सिस के अबाउट घूमे और चाहे ना घूमे भाई, एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा। कोई भी फुटबॉल दिया गया तो 2/5 mr स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसके घूमने और ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता कि 500 रेडियंस पर सेकेंड से घूम रहा है, 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, और जिस पर नहीं करता वही पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, बी पार्ट, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आज हम सब लोग ने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मैक्सिमम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझदारी आपको डेवलप करते रहना है। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और भी क्वेश्चन सीरीज हम लेके आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। आप सब लोग 2 मिनट का टाइम निकाल के मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियोज पहुंचनी चाहिए। सारी वीडियोज फ्री हैं, सारे वीडियोज को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट आप कभी भी इंटर करके देख सकते हैं।
मैक्सिमम लोगों में शेयर करें। पीडीएफ्स के लिए और सारे नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पर आपको गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट के नाम से सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत